नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉ वॉइस, जहां हम आपको कानून की जटिल बातों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय बहुत ही अहम और संवैधानिक बहस से जुड़ा है। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है? इस सवाल ने कल जोर पकड़ा जब 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, भारत में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक संस्थानों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। चलिए इस पूरे विवाद को समझते हैं। किस फैसले की बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उपराष्ट्रपति को इससे क्यों दिक्कत हुई? दरअसल ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि से जुड़ा है। नवंबर 2023 में उन्होंने राज्य सरकार के 10 विधेयकों को मंजूरी दिए बिना सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति न बने जहां विधेयक अनिश्चित काल तक लंबित रह जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति को निर्देश देना संविधान के ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने अनुच्छेद 145(3) का भी हवाला दिया, जहां संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब 5 जज 30 में से निर्णय लेते हैं और राष्ट्रपति को बाध्य किया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वह पूरे न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी आदेश दे सकता है, भले ही वह संविधान या कानून में ना लिखा हो। लेकिन धनखड़ जी का कहना है कि यह अनुच्छेद अब न्यायिक सक्रियता का हथियार बन गया है, जो लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती दे रहा है। धनखड़ जी ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 14 से 15 मार्च की रात नकदी के बंडल मिलने की बात सामने आई। उन्होंने सवाल उठाया, 7 दिन तक ये जानकारी छिपी रही, क्या ये स्वीकार्य है? दोस्तों, ये बहस सिर्फ एक फैसले की नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति के बीच सीमाएं क्या हैं? क्या अदालत को इतना अधिकार है कि वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति को भी निर्देश दे? हमारे संविधान की सबसे अहम विशेषताओं में से एक है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। 3 स्तंभ होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और न्याय देती है। इसका मकसद ये है कि कोई भी संस्थान बाकी 2 पर हावी ना हो सके। लेकिन आज की बहस इस संतुलन को लेकर है। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को डायरेक्ट कर सकता है? धनखड़ जी का मानना है कि न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या, लेकिन शासन में दखल देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अनुच्छेद 142 को लेकर धनखड़ जी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अनुच्छेद 142 का उद्देश्य था अदालत को वो शक्ति देना जिससे वह ऐसा कोई भी आदेश दे सके जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में इसका प्रयोग, सहारा बिरला डायरी केस और अब ये मामला। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये शक्ति असीमित बन गई है?
क्या इसके इस्तेमाल से संसद और राष्ट्रपति जैसे संस्थानों की भूमिका कम हो रही है? भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। यह व्याख्या अनुच्छेद 74 में दी गई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि राष्ट्रपति को 3 महीने में कोई विधेयक पास करना ही होगा, तो सवाल ये उठता है क्या राष्ट्रपति को समय सीमा में बाध्य करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है? धनखड़ जी का कहना है कि इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंस प्रभावित होती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उपराष्ट्रपति का बयान एक राजनीतिक स्टैंड भी हो सकता है, क्योंकि सरकार और न्यायपालिका के बीच कई बार मतभेद होते रहे हैं, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम, न्यायिक नियुक्तियां या समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जैसे मुद्दे हो। लेकिन अगर इस विवाद को सिर्फ राजनीतिक के चश्मे से देखें तो हम शायद उन गहरे संवैधानिक सवालों को नजरअंदाज कर देंगे जो वास्तव में चर्चा के केंद्र में है। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी था या उपराष्ट्रपति का विरोध सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए द लॉर्ड वॉइस के साथ।